हेलो क्लास 11, मैं हूं आपसे के टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के फिजिक्स का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। यदि आपसे ये 40 क्वेश्चन बनता है तो समझ जाइए तकरीबन आपका 12 नंबर का प्रश्न इस बार के फाइनल परीक्षा में कंफर्म हो जाने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि कल यानी कि 17 तारीख और 18 मई को हमारा 2 वीडियो अपलोड होगा 100 क्वेश्चन का, हर एक सब्जेक्ट का, सिर्फ फिजिक्स का नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप सभी तैयार रहिएगा। कल शाम 6:30 बजे आपको मात्र 2 वीडियो भी देख लीजिएगा तो आराम से आपका 35-36 नंबर आ जाने वाला है। तो आपको वीडियो के अंत बने रहना है। चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। हम लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है कि 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि 1 न्यूटन समतुल्य है, यानी कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो आपको पता है 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, यानी कि 10⁵ कितना होता है 5 डाइन। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम लोग के सामने दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का विमेय सूत्र है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का क्या होगा। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T-1, यही ना होता है। लेकिन हाँ, आपको कभी कभी मिल सकता है जैसे M0, L0 और T-1, तो इसको भी सही करना है। ठीक है, तो ऐसा आंसर हम लोग का कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोलता है, कहता है व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ अ वेसिकल रीड मेजर। कहने का मतलब कि किसी वाहन में जो स्पीडोमीटर लगा होता है वो क्या मापता है, किस चीज़ को मेजर करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा का, वो हो जाएगा इंस्टेनियस स्पीड। क्या मापता है, इंस्टेनियस स्पीड, यानी कि ये एक क्षणिक चाल मापता है, तत्क्षणिक चाल मापता है कौन, स्पीडोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही, यानी विस्थापन एक सदिश राशि है। कोई दिक्कत? हम लोग के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी यानी कि v एंड एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा में क्या रिलेशन है, यानी कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है। तो आपको पता है कि आपका इसमें संबंध होता है v = r/w। कोई दिक्कत है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो हम लोग के सामने 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज। बताइए, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी कि कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो उसको कोणीय त्वरण बोलते हैं, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड यानी कि टी एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड। तो ऐसा आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि आवर्तकाल टी एवं आवृत्ति में जो संबंध है वो हो जाएगा v = 1/t। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर ए। को दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, यानी कि न्यूटन गति का प्रथम नियम किस चीज़ को डेफिनेशन देता है। तो आपको पता है कि इनर्शिया यानी कि जड़त्व का। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें जो है वो इनर्शिया को डिफाइन करता है, जड़त्व को डिफाइन करता है। तो 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों के सामने देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन सबको ही गलत कर दीजिएगा, कहीं आप ध्यान नहीं दीजिएगा हल्का सा। तो क्या ध्यान देना, देख सकते हैं क्वेश्चन पढ़ना आराम से। कहता है कि अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg है ना इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन 50 cm/s², देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कहने का मतलब कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, यानी कि कोई वस्तु है जिसका मास कितना है, मास है उसका 2 kg। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? अगला कहता है कि 50 cm² के त्वरण से गतिमान है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो है 50 cm/s²। कोई दिक्कत है क्या है, 50 cm/s²। तो बोलता है कि देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, यानी इस पर लगने वाला बल क्या होगा। आपको पता है कि F बराबर क्या होता है बाबू, ma। मास कितना है हम लोगों का यहाँ पे 2 kg, तो बैठाएंगे 2। एक्सेलरेशन कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग का 50 cm/s²। लेकिन देखिए ये ऐसा यूनिट में नहीं है, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर/s²। तो सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, मीटर में। और आपको पता है कि यहाँ पे लिखा है 50 cm/s²। जब इसको मीटर/s² में बदलेंगे तब इसको हम लोग भागा देंगे कितना से, 100 से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, है ना। तो जब हम लोग सेंटीमीटर को बदल रहे हैं किसमें, मीटर में, तो बदलेंगे मतलब भागा देंगे उसको 100 से। कोई दिक्कत है? अब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कि 50 दूनी 100 न्यूटन मारोगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जब तक ये भाई है आपके हर एक छोटी से छोटी गलती को एकदम ध्यान रखेगा। और आपका मेरा टारगेट है कि आपका हर एक सब्जेक्ट में 40 में से 40 आए
और हमारा कहीं हर एक वीडियो आप देख लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर रहेगा। खैर हम लोग कम बात करेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन पे आते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कोई दिक्कत है। नीचे 2 बटा देखिए 2 और यहाँ पे 2, तो 2 एकम 2 यानी कुल मिला के हमारा एफ आ गया 1, यानी एफ बराबर हो गया 1 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, यानी कि इसका कितना आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज, कहने का मतलब कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें से त्वरण हमारा क्या होगा, यानी कि एक समान गति की अवस्था में त्वरण हमारा क्या होगा, क्या यहाँ पे 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर नन ऑफ दिस, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शून्य, है ना। आपका जो यूनिफॉर्म मोशन होता है ना उसमें से एक्सेलरेशन 0 होता है, क्या होता है 0, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका शून्य, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। देखिए हम लोग सामने 11 नंबर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि a constant retardating force 50 न्यूटन is applied to a body of mass 10 kg moving initially with a speed 10 मीटर पर सेकेंड, the body comes to rest after। कहने का मतलब कि एक बॉडी है जिस पर जो है वो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, मंदक फोर्स, यानी कि फोर्स जो लग रहा है वो -50 न्यूटन लगेगा, है ना। ऋणात्मक इस पर एक बल लग रहा है, ठीक। कहता है कि ये बॉडी जो है उसका मास है 10 kg, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो आपका बॉडी है उसका मास कितना है 10 kg, यानी कि m का वैल्यू कितना है बाबू 10 kg है। कोई दिक्कत है, कहता है कि इनिशियली जो मूव कर रहा है, यानी कि उसका जो इनिशियल स्पीड है, स्पीड यानी कि u का जो वैल्यू है वो आपको दिया है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलता है कि द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर, यानी कि वो फिर बॉडी जो होता है वो रेस्ट में आ जाता है, यानी इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो बोलता है कि वो कितना समय लगेगा, उसको कितना समय बाद वो रेस्ट में आएगा, यानी हमको टाइम पूछ रहा है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगेगा बनाने। देखिए एफ बराबर क्या होता है आपको पता है, एफ बराबर होता है एम ए होता है। हमको मास दिया गया है क्या, हाँ मास दिया है 10 kg, चलो यहाँ पे बैठा देते हैं 10। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन बराबर आपको पता है होता है v माइनस यू बाई टी, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं v माइनस यू बाई टी, ये होता है एक्सेलरेशन बराबर v मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 0 है, v हमारा कितना है 0 है। फिर यहाँ पे माइनस यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का कितना है यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ गया यहाँ पे, है ना 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हमको पूछ रहे थे यहाँ पे टी देंगे, ठीक है। एफ बराबर है ये, तो हमारा एफ का वैल्यू दे दिया, तो हमको एफ का वैल्यू दे दिया 50 न्यूटन, लेकिन -50 है, यहाँ पे बैठाएंगे -50। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, ध्यान देना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देखिए -50 का -50 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 10 गुना होगा कहीं -10 से, क्योंकि 0 से हम लोग माइनस ये करेंगे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, तो 10 गुना होगा जब -10 से, तो हमारा आ जाएगा -100, कितना हो जाएगा -100 और नीचे हो जाएगा हमारा टी। अब टी को हम लोग इधर भेजेंगे और ये -50 को हम लोग यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो हमारा टी बराबर कितना हो जाएगा -100 डिवाइडेड बाय -50 काटेंगे तो आएगा हमारा 2, कितना आ जाएगा 50 दूनी 100, यानी हमारा जो टाइम लगेगा वो 2 सेकंड लगेगा इसको रेस्ट में आने के लिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण बल की दिशा जो होती है, यानी कि घर्षण बल का जो दिशा होता है वो किधर होता है, तो आपको पता है ये होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी घर्षण बल की दिशा जो होती है वो वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे एक बार कि मान लो यहाँ पे कोई एक सरफेस है, इस पर कोई बॉडी रखा गया है ना, इस पर कहीं इधर से बल लगा रहे हैं ना, तो ये घर्षण करेगा इधर, तो इस पर जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स हम लोग ऐसे फोर्स को बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी बताना इन चारों में से कौन जो है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है ना। तो जो 13 का सही आंसर हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए आपका किलोवाट, क्योंकि किलोवाट आपका ऊर्जा का नहीं बल्कि ये पावर यानी कि शक्ति का मात्रक है। बाकी जूल ऊर्जा का है, कैलोरी भी ऊर्जा का है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही है। कोई दिक्कत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी किलोवाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 2 बॉडी ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, कहता है देन रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। कहने का मतलब कि 2 बॉडी है जिसका मास है 1 kg और दूसरा बॉडी का मास है 2 kg। कहता है कि इसका जो मोमेंटम है यानी संवेग है वो बराबर है, यानी कि समान संवेग वाली दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg और 2 kg है। तो कहता है कि इसका रेशियो होगा काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना हमेशा 2:1 यानी 2:1 हो जाएगा ना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। कहता है इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, यानी कि पूर्ण प्रत्यास्थ संगठन में होता क्या है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा कि इसमें से संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है, यानी कि इसमें से जो आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी होता है दोनों कंजर्व रहता है, यानी कि बोथ आर कंजर्व, है ना। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम कई बार आपको करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है आपका केजी मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किया कपल प्रोड्यूसेस, ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, है नहीं, जहाँ पे एग्जांपल लिए थे कि मान लो एक यहाँ पे रहेगा एक बॉयज, एक यहाँ रहेगा गर्ल्स, दोनों का हम लोग करा देंगे शादी, फिर एक हो जाएगा बेबी, है ना। तो कपल क्या प्रोड्यूस करता है, बेबी नहीं, गलत बात है ना, ऐसा बोले थे ना। हाँ, तो एक बल युग्म उत्पन्न करता है, किस चीज को उत्पन्न करता है, एक कपल क्या प्रोड्यूस करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली रोटेशनल मोशन, है ना, हो जाएगा, यानी कि केवल घूर्णन गति। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो होता है वो कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिंड के अंदर या बाहर स्थित हो सकता है, यानी मे लाई विथ इन और आउटसाइड दी बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है ना। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं बेंगल्स का, बेंगल्स वाली तो चूड़ी का जो होता है वो सेंटर ऑफ मास आउटसाइड ऑफ दी बॉडी होता है ना, तो अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, लेकिन हाँ 99% में जो केस होता है उसमें से इनसाइड दी बॉडी होता है सेंटर ऑफ मास, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी को दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं कि केपलर सेकेंड लॉ इज अ कंसिस्टेंस ऑफ, यानी कि केपलर का द्वितीय नियम का परिणाम क्या होता है, यानी कि क्या देता है केपलर का सेकेंड लॉ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देता है, क्या देता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है ना, यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण के बारे में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के संदर्भ में सही कथन है। सही कथन कौन हो जाएगा। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा आपका कि द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। कोई दिक्कत है। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन बोलता है कि दी एस आई यूनिट ऑफ जीज, यानी कि जी का एस आई मात्रक क्या है। जी बोले तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका एस आई मात्रक कैसे निकालेंगे हम निकाल के बताते हैं, थोड़े 2 सेकंड में एकदम बता देंगे। देखिए आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है आपका, एफ बराबर जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है। यहाँ पे देखिए हम लोग को जी चाहिए तो जी यहीं छोड़ देंगे और ये आ जाएगा इधर, तो बन जाएगा देखिए यहाँ पे ये इधर जाएगा तो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, है ना, हो जाएगा एफ आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये वाला डिवाइड में हो जाएगा ना m1 और m2, क्या हो जाएगा m1, यहाँ पे m1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका m2। कोई दिक्कत है। हम लोग इसका ये कर लेंगे, अब आराम से यूनिट निकालेंगे। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे r हमारा रेडियस होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, तो बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों मास है और मास जो होता है उसका होता है केजी, क्या होता है केजी। अब 2 केजी तो केजी स्क्वायर और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा केजी का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना, क्योंकि यहाँ पे जब नीचे वाला स्क्वायर ऊपर जाता है तो माइनस बन जाता है। तो इसको क्या पूरी क्या पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। देखिए बहुत ईजी होता है, चीज़ें होता है जहाँ तक हमको लगता है कि नहीं आपको ये समझा देना चाहिए तो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं ना, फिर बोलिएगा कि सर आप खाली ऑप्शन बता देते हैं। ऐसा नहीं बाबू, हम जहाँ तक हो सकता है एक्सप्लेन करते हैं। मेरा भाई हमेशा, हर भाई हर दोस्त हर बहन हमारी खुश होनी चाहिए। कहता है 22 नंबर कि सॉलिड्स विच ब्रेक अबाव द इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड, यानी कि वे ठोस जो प्रत्यास्था सीमा पर टूट जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका जो 22 का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है भंगूर कहलाते हैं, यानी कि ब्रिल्टल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि दी शेयर मॉड्यूल्स इज ऑल्सो नॉन एज, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, यानी कि अपरूपण गुणांक को जो है वो और किस नाम से जाना जाता है। तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी। ये क्वेश्चन करा चुके हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि दृढ़ता गुणांक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोलता है यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी कि दाब का मात्रक है, तो इसका मात्रक कौन हो जाएगा, पास्कल। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है।
अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्रव चालित ब्रेक किस प्रकार निर्भर करता है, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन विच लॉ, यानी कि किस नियम पर जो होता है वो आधारित होता है, कौन सा, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 25 का वो हो जाएगा आपका पास्कल लॉ, यानी कि पास्कल के नियम पर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि निम्नलिखित में से किस विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण सबसे तेज होता है, यानी कि जो हीट ट्रांसफर करता है वो सबसे फास्ट किस विधि में करता है। ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं कई बार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, रेडिएशन, यानी विकिरण जो विधि होता है इसमें से हीट सबसे स्पीड मूव करता है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं कि उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम से किसकी संकल्पना प्रदान होती है, यानी किसका कॉन्सेप्ट देता है हमको जीरोथ लॉ। तो ये देता है हमारा टेम्परेचर का, यानी कि ताप का कॉन्सेप्ट देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा 27 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, मजा आ रहा है ना बनाने में आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं। कहता है कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम यानी भी और प्रेशर, एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि रुद्रोध्रम प्रक्रम में आयतन और दाब, है ना, आयतन और दाब में क्या संबंध होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दोनों कांस्टेंट होते हैं। दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी कि ना ही प्रेशर बढ़ता है और ना ही वॉल्यूम बढ़ता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पी भी कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी क्या हो जाएगा बाबू, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। 29 नंबर क्वेश्चन की वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, कितना सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण गैस नियतांक आर का मान पूछ रहा है। आर का मान क्या होता है, गैस कांस्टेंट का मान क्या होता है। तो आपको पता है कि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कहता है, इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ आइडियल गैस आर डबल देन इट्स टेम्परेचर, यानी कि यदि किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा में दाब और आयतन दुगने किया जाता है तब इसका तापमान जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, बिकम फोर्थ टाइम, पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन कराए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो 4 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब याद कर लेना है, ये सब बहुत बार पूछा गया। बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, यानी कि टी बराबर क्या होता है, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल बराबर क्या होता है। तो आपको पता है कि इसका जो आवर्तकाल होता है वो होता है टी इक्वल टू 2π√L/g, यही ना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और इस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसलिए इसको याद रखना हमेशा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू आप लोगों के सामने, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम, बताइए सेकंड पेंडुलम माने कि सेकंड लोलक की आवृत्ति क्या हो जाएगी, बताइए जल्दी से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं। इसका आवृत्ति होता है वो 0.5 हर्ट्ज होता है। सेकंड पेंडुलम का याद रखना आपको कितना होता है आवृत्ति, तो 0.5 हर्ट्ज होता है। कोई दिक्कत है। चलिए हम लोग के सामने 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से। कहता है कि इन चारों में से कौन सा इक्वेशन, यानी कि कौन सा समीकरण निम्न में से कौन सा व्यंजक जो है वो आवर्त जो है वो गति को व्यक्त नहीं करता है। तो इसका जो 33 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x बराबर a sin ओमेगा टी cos स्क्वायर ओमेगा टी, ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, नहीं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। को दिक्कत है। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है और पिछले वीडियोस में हम इस क्वेश्चन को आपको करा चुके हैं, है ना। देखिए क्या बोल रहा है कि प्रोसेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू इतना, ठीक है। कहता है वेयर x एंड y इन मीटर एंड टी इन सेकेंड देन मैक्सिमम पार्टिकल्स वेलोसिटीज, यानी कि हमको वेलोसिटी का मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है पार्टिकल्स का। हिंदी में देख लीजिए, कहता है कि एक परिगामी तरंग y बराबर 5 sin 100πt-2πx द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां x और y मीटर में और t यहाँ पे सेकंड में है। तो कण का जो होगा वो अधिकतम वेग क्या होगा आपको पता है। यहाँ पे हमको v मैक्स पूछा और इसका फॉर्मूला हम कल आपको बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैसे तो हम ट्रिक से बताए थे कि बाबू t के बगल वाला और यहाँ पे साइन के बगल वाला दोनों को गुना कर दो, यानी कि 100 गुने 5 कर दो, है ना। 100 पाई है ना टी के बगल में, तो 100 पाई गुने 5 कर दो तो आ जाएगा 500 पाई। और ये क्वेश्चन हम हूबहू आपको कई वीडियो में करा चुके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 500 पाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का देख सकते हैं डी हम लोग का क्या हो जाएगा सही, यानी 500 पाई मीटर पर सेकंड, है ना। बाकी आपको ये कहीं फॉर्मूला से आप करना चाहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे जो भी मैक्स होता है, भी मैक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है आपको a इंटू ओमेगा। यहाँ पे a होता है एम्पलीट्यूड और यहाँ पे ये वाला जो साइन के बगल में लिखा रहता है ना, ये रहता है a का वैल्यू। किसका वैल्यू रहता है, a का वैल्यू। और ये रहता है एंगुलर, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू, है ना।
जो 100 पाई है वो ओमेगा का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग इंटू करते हैं तो हमको मिल जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी। कोई दिक्कत है तो आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखना है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, इसलिए हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने, कहता है कि द डॉपलर इफेक्ट इज अप्लीकेबल फॉर, यानी कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है, ये बता चुके हैं बोथ दोनों, ये पिछले क्वेश्चन में कराए थे ना, पिछले वीडियो में। ध्वनि और प्रकाश दोनों तरंगों के लिए डॉपलर का इफेक्ट जो होता है वो अप्लीकेबल होता है, यानी कि लागू दोनों पर होता है, बोथ साउंड एंड लाइट वेव। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी 5 क्वेश्चन हम आपको 2024 का मॉडल पेपर से करा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको ध्यान से देखना है। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। क्या कहता है, कहता है बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है, कहता है तब झूले का आवर्तकाल जो होगा वो क्या होगा। तो 36 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि वो कम हो जाएगा ना, यानी कि झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। कहता है एक स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया, इसकी स्थितिज ऊर्जा भी है, और यदि स्प्रिंग को 10 किलोमीटर खींचा जाए तब इसकी संग्रहित स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं कि नहीं, यानी कि एक स्प्रिंग है, चलो उसको 2 किलोमीटर खींचा गया, ठीक है। फिर इसको क्या किया गया कि जब 2 किलोमीटर खींचा गया था तब इसका जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी था वो भी था। कहता है कि इस स्प्रिंग को अगर जो है वो 10 किलोमीटर खींचा जाता है तब इसका यहाँ पे भी का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो आपको हम पता है कि ये कितना गुना बढ़ रहा है ना, उसका स्क्वायर में इसका हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, यानी ये 2 से बढ़ रहा है 10, यानी 5 गुना बढ़ रहा है, यानी 5 गुना इसको खींचा जा रहा है, तो ये 5 के स्क्वायर हो जाएगा इसका क्या, तो पोटेंशियल एनर्जी। 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, यानी नया जो वेलोसिटी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका बन जाएगा 25 भी। कोई दिक्कत है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बस 2-3 क्वेश्चन है। कहता है वायु में ध्वनि का परास की घटना डैश है, यानी कि द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन एयर, एयर में जो साउंड का प्रोपगेशन होता है उस फेनोमेना को आखिर क्या बोला जाता है। तो 38 का सही आंसर जो हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि रुधिरधर्म प्रक्रिया। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, ये सब तो करा चुके हैं लेकिन देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक, तृतीय हार्मोनिक की आवृत्तियों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1:2:3, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में प्रसारित हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन तीनों मीडियम में ट्रांसमिटेड हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है। तो अनुदैर्घ्य तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी कल वेट करना है 100 क्वेश्चन के वीडियो के लिए।